नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक शख्स थे जिन्होंने कहा था कि हम राजनीति में आ रहे हैं रूल ऑफ द गेम चेंज करने के लिए। आप सबको याद होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी स्मृति में अंकित है, वो आपके स्मृति से उसका लोप हो भी नहीं सकता है। आप सबको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूं? श्रीमान अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। क्या क्या वायदे उन्होंने किए थे, और जब 2011 में जंतर मंतर पर वो बैठे थे अन्ना के साथ, और उसके बाद रामलीला मैदान में दिनों बैठे थे, एक दो दिन नहीं, 13 14 15 दिन तक बैठे रहे वो। और फिर वो आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने उपवास भी किया, 14 दिन का उपवास भी उन्होंने किया था। उस वक्त पूरे देश में ऐसा लग रहा था कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई थी। सबने स्वीकार कर लिया था कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। उनके समर्थक भी ये मानते थे, उनके विरोधी भी ये मानते थे कि पूरे देश में सिस्टम के प्रति जो गुस्सा है, राजनीतिक पार्टियों के प्रति जो गुस्सा है, जो रॉटन हो चुका है पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, पूरी व्यवस्था के प्रति, जुडिशरी, सबके प्रति एक गुस्सा था। और उस गुस्से का प्रकटीकरण अन्ना का वो मूवमेंट था। सामने अन्ना थे, उस वक्त 70 75 साल के थे, 70 वर्ष से ऊपर उनकी आयु थी, और पीछे से केजरीवाल थे और उनकी पूरी टीम थी। और फिर देश की आबादी, और उसके पीछे आरएसएस की बड़ी भूमिका थी। ये बाद में लोगों को पता चला, लेकिन जब लोग वहां जा रहे थे तो कौन आरएसएस का है, कौन आरएसएस का नहीं है, कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है, ये पता नहीं चल रहा था। हर व्यक्ति किसी न किसी को वोट देता है, किसी न किसी पार्टी को वोट देता है। और जब वो किसी पार्टी को वोट देता है तो उनकी जो पॉलिसीज होती है उनसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे वो सहमत होते हैं, फिर उनको वोट देता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि वो उनकी पॉलिसीज से सहमत नहीं है, या उस उनके नेता से सहमत नहीं है, उनके विचारधारा से सहमत नहीं है, फिर भी उनको मजबूरी में वोट देना पड़ रहा है। ऐसी भी परिस्थिति आती है राजनीति में कि ये सारी चीजें उनके खिलाफ होने के बाद भी उनको किसी न किसी को चुनना होता है, तो किसी कमतर को वो चुन लेते हैं। और इस मामले में कांग्रेस पार्टी के जो पहले पूर्व में प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने बिहार में एक शहर है भागलपुर, भागलपुर में उन्होंने भाषण में कहा था 1992 93 में कि करप्शन में तो सारी पार्टियां डूबी हैं, लेकिन आपको चुनना है कि कौन कम करप्ट है, कौन कम भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी सब हैं। ईमानदारी से स्वीकार करते थे नरसिम्हा राव कि करप्शन से कोई पार्टी अछूती नहीं है, भ्रष्टाचार के दलदल में सारी पार्टियां हैं, लेकिन अगर आपको चुनना है तो इन्हीं में से किसी को चुनना होगा, और जो कम भ्रष्टाचारी पार्टी है उसको चुन लीजिए। तो लोग एक प्रकार से करप्शन के साथ जीना आज भी जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया 2011 के बाद रामराज आ गया। तो करप्शन के खिलाफ या करप्शन के साथ जीना मरना लोगों ने सीख लिया था। और नरसिम्हा राव के बकौल जो कम करप्ट होते थे उसको जनता स्वीकार कर लेती थी, उनको वोट दे करके जिता देती थी, सत्ता सौंप देती थी, फिर उनका करप्शन खत्म होता था, फिर किसी दूसरे को ले आती थी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस या बीजेपी या जो परंपरागत राजनीतिक पार्टियां हैं उनके रेफरेंस में उनको लेकर के जनता के मन में ये बात थी कि ये झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, अधिक झूठ बोलने वाले को तिरस्कार कर देंगे, कम झूठ बोलने वाले को लाएंगे। सत्ता अगर पावर पॉलिटिक्स करना है तो आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। यह स्थापित राजनीतिक पार्टियों ने साबित कर दिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वाम दल हो, कोई दल हो। अगर पावर पॉलिटिक्स में जाएंगे आपको तो थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। और उसको जनता ने स्वीकार भी कर लिया था, अभी भी स्वीकार किया हुआ है कि अब वो इसके लिए लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं कि भाई आटे में हल्का नमक तो चलेगा, अब नमक में अगर आप आटा मिला देंगे तो सवाल के घेरे में आ जाएगा। वो जनता को स्वीकार नहीं है। तो 2011 में जब अन्ना मूवमेंट आया, ये सब आप जानते हैं, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं ताकि जो जिस पर मैं आना चाहता हूं उसे समझने में आसानी हो आपको। तो 2011 में जब अन्ना का मूवमेंट आया तो सामने से अन्ना हजारे थे और पीछे से अरविंद केजरीवाल थे। बड़े बड़े वायदे हुए और लोगों को लगा कि आजादी के बाद वाकई में पहली बार जो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है वो सामने से आकर के जनता को आंदोलित कर रही है, उनका कोई एजेंडा नहीं है, और ये वाकई में सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, और उनको लोगों ने नायक मान लिया।
बाद में उन्होंने अपनी विचारधारा में परिवर्तन किया। पहले तो उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर जब माहौल ऐसा था, चूंकि उन्होंने बात ही ऐसी कह दी थी जो कोई मान ही नहीं सकता था, और अगर मान भी लेता तब भी कोई बात बनती नहीं। लोकपाल लवा लोकपाल, मतलब लोकपाल के अधीन वो प्रधानमंत्री के भी इंस्टीट्यूशन को, राष्ट्रपति के इंस्टीट्यूशन को, पार्लियामेंट को और जुडिशरी को, सब उसके अधीन लाना चाहते थे। अब ये लाने से क्या हो रहा था कि एक फंडामेंटल समस्या हो रही थी। लोकपाल की व्यवस्था तो की जा सकती है, लेकिन एक फंडामेंटल व्यवस्था हो रही थी कि अगर ये सुप्रीम हो जाएगा, लोकपाल सुप्रीम हो जाएगा, तो क्या हमारे यहां डिक्टेटोरियल पद्धति को हम अपनाएंगे? क्योंकि अंततः वो डिक्टेटर बन सकता है अगर कोई लोकपाल आया तो, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, हमारे पास एब्सोल्यूट पावर है, हम किसी को सम्मान कर सकते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी आदेश पारित कर सकते हैं। तो केजरीवाल को मालूम था कि यह बात कभी पूरी होगी नहीं, कोई स्वीकार करेगा नहीं, इसमें इंस्टीट्यूशनल और एक फिलोसॉफिकल फ्लॉ है, और राजनीतिक रूप से भी यह कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसी बात ले आओ जो लोग स्वीकार करें नहीं, इस पर विवाद हो जाए, पूरा हो नहीं, और फिर हम ये मुद्दा बना दे, लोग हमसे पूछने लगे कि अगर आपको यही करना है तो आप आइए राजनीति में, उतरिए, दो दो हाथ करते हैं। जैसे ही वो लोग हमें कहेंगे कि आप उतरिए राजनीति में, बस इसी मौके की ताक में थे, फटाक से उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और उतर गए मैदान में। और फिर जनता को कहने लगे कि उन्होंने हमें चुनौती दी है कि अगर आपको कुछ करना है, सुधार करना है, और आपको लगता है कि बड़े पॉपुलर हो गए हैं और आप ही देश को चलाएंगे, तो आइए, राजनीति में सबके लिए खुली जगह है, आप राजनीतिक दल बनाइए, आइए चुनाव लड़िए, जीतिए, अगर जनता का समर्थन है तो आप कीजिए काम। इसी की ताक में थे, बस इसी का इंतजार कर रहे थे केजरीवाल, और इसी एक जगह पहुंचने के लिए केजरीवाल ने यह पूरा षड्यंत्र किया लोकपाल के मूवमेंट का। और आज भी जो उनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि नहीं, शुरू में केजरीवाल जी ठीक ठीक जा रहे थे। अरे कभी वो ठीक नहीं जा रहे थे। केजरीवाल बहुत ही कैलकुलेटेड प्लानिंग के साथ, डीप स्टेट की प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे, लोग उनको समझ नहीं पाए। तो इस स्थिति तक लाने के लिए उन्होंने अन्ना का सहारा लिया, आंदोलन किया, करप्शन के खिलाफ मूवमेंट खड़ा किया, सिस्टम के खिलाफ आवाज मजबूत किया, जनता का भरपूर समर्थन मिला, और उस एंगर को, उस गुस्से को उन्होंने राजनीति में तब्दील कर दिया और राजनीतिक पार्टी बना करके आ गए मैदान में। उनको सफलता भी मिली, जनता का भरपूर समर्थन मिला। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है, अब बताने की जरूरत नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल के मुंह पर अगर किसी ने तमाचा मारा है, तो जिसे आप रियल हीरो कहते थे, वो रियल हीरो बनकर के आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय की, जोसेफ विजय चंद्रशेखर की। जो उन्होंने वायदा किया वो उन्होंने पूरा किया है। अब ये और बात है कि वो सनातन पर कब कितना चलेंगे नहीं चलेंगे भगवान जाने। वो कह रहे हैं कि हम सोशलिस्ट हैं और सेक्युलर हैं, इसके फंडामेंटल्स को समझते हैं। तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जहां इसी तरह के विचारधारा के साथ उनको आगे बढ़ना भी पड़ेगा। रेडिकल सनातन हो जाना या रेडिकल इस्लामिस्ट हो जाना, हो सकता है कि वो प्रदेश स्वीकार नहीं करे, क्योंकि पेरियार के रेडिकलिज्म से बहुत वक्त लग गया है, लगभग 60 वर्ष का वक्त बीत गया जब तमिलनाडु में यह परिवर्तन देखने को मिला है। और यह परिवर्तन अनायास नहीं हुआ है, इसलिए पेरियारवादी जो फिलॉसफी है उसको कहीं ना कहीं टीबीके के विजय कुमार ने, श्रीमान विजय चंद्रशेखर ने उठा करके समंदर में फेंक दिया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और कांग्रेस को भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, सोशलिस्ट और सेकुलर के इर्द गिर्द ताना बाना बुना और निकल गए। लेकिन अब इस निकलने में कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी ने भविष्यवाणी उनकी कर दी थी, और वो भविष्यवक्ता जो हैं वो अब विजय के खासम खास हो गए। विजय ने अपना ओएसडी अपॉइंट किया है, और वो जो ओएसडी है श्रीमान, एक बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने चुनाव के पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अभेत्री साहब अब जो हैं उनके ओएसडी बन गए हैं। पंडित राधन पंडित जो हैं वो उनके ओएसडी बन गए हैं। और इसके पहले उन्होंने भविष्यवाणी जयललिता के लिए भी की थी कि आप भी एक दिन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनेंगी। उनको भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनवा दिया।
इनके बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आप चुनाव में विजयी होंगे और एक दिन आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इससे साबित होता है कि विजय उन बातों को ध्यान में रखते हैं जो चुनाव पूर्व अगर कोई बात कही गई है जो विजय के दिल को छू गई है तो विजय उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अब वो उनके ओएसडी बना दिए गए हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण विजय के ऐसे फैसले हैं। और मैंने क्यों जिक्र किया अपने इस कार्यक्रम के शुरुआत में अरविंद केजरीवाल का। अब दो बड़े एग्जाम्पल हैं। एक सप्ताह के अंदर में कैबिनेट डिसीजन ले लेना, मतलब दूसरा तीसरा कैबिनेट का जो मीटिंग धड़ाधड़ वो कर रहे हैं उसमें एक फैसला लिया उन्होंने, और फैसला सारे नेताओं के मुंह पर एक तमाचा है और खास तौर से अरविंद केजरीवाल के मुंह